Школа. Ебать, опять же. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है ये कैसे हुआ और आखिर क्या माजरा है कि रशिया यूक्रेन पर कब्जा करने पर इतना तुला हुआ है। उससे पहले थोड़ी यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री जान लेते हैं। वैसे तो रशिया और यूक्रेन की हिस्ट्री काफी पहले से शुरू होती है, पर मेन इवेंट था 1991 में सोवियत यूनियन का टूटना और 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में बट जाना। जब यह हुआ तो सब खुश थे। जाहिर है यूक्रेन के सभी लोगों को खुश होना चाहिए था, पर ऐसा था नहीं। जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं कुछ लोग खुद को रशियन मान चुके थे। If we go back in the timeline of Russia and Ukraine, यूक्रेन एक वक्त पर रशिया का ही हिस्सा था और यूक्रेन और रशिया में काफी कुछ कॉमन था, जैसे रिलीजन, काफी हद तक लैंग्वेज। कुछ लोग यूक्रेन में रहकर भी प्रो रशिया थे और कुछ रशियंस यूक्रेन को अपना ही हिस्सा मानते रहे हैं। उनमें से एक थे हमारे पुतिन सर। पर यूक्रेन के इंडिपेंडेंट होने के बाद उसने भी यूरोपियन यूनियन और नाटो की सदस्यता पाने के ख्वाब देखे। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल इसका मकसद है अगर कोई भी नाटो कंट्री के खिलाफ कोई गलत कदम उठाता है, उसे इन्वेड करने की कोशिश करता है, तो सभी नाटो कंट्रीज उसके साथ खड़े होंगे, अपने मिलिट्री फोर्सेस के साथ। जी हाँ, नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ऑन अ लार्जर लेवल। पर रशिया आखिर यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है, इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये मैं आपको एक 2014 में हुई एक घटना के बारे में बताकर समझाना चाहूंगी। साल 2013 में यूक्रेन ने कहा कि भाई अब हम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। पुतिन ने कहा कि नहीं करोगे। यूक्रेन ने कहा कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले। तो रशिया ने कहा कि अच्छा बेटा, ये बात है तो अभी बताता हूँ। उन दिनों यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच। जब रशिया को पता चला कि बारात सज चुकी है, दूल्हा घोड़े पर बैठ चुका है, तो पुतिन ने कहा भाई ठहरो। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया तो वो उसे पनिश करने के लिए उसके साथ अपना ट्रेड बंद कर देगा, और अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसे रिवॉर्ड देगा। गैस जो है वो सस्ते रेट्स पर देगा और $15 बिलियन का कर्ज भी देगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को या तो यूं कह लें कि पुतिन के दबाव में आ गए, या फिर ये सौदा ज्यादा सही लगा, पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन के हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। इसके बाद यूक्रेन में काफी बवाल भी हुआ। जनता सड़कों पर आ गई और मूवमेंट चालू हो गए, जिससे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी भी कहा जाता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इस रेवोल्यूशन को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद सब किए। पुलिस चार्ज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली और एनजीओ एक्टिविस्ट पर बैन भी लगाए। जनता की मांग थी कि प्रेसिडेंट इस्तीफा दे। इसके बाद प्रेसिडेंट ने और भी कड़े कदम उठा लिए, जिसमें 100 से अधिक लोग और करीब 18 पुलिस के कर्मी मारे गए। बाद में यूक्रेन की सरकार को सत्ता से हटा दिया गया और नए इलेक्शंस हुए। यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बने पेट्रो पोरोशेंको, जिन्होंने 27 जून 2014 को एसोसिएशन यूनियन के एग्रीमेंट पर साइन किया। इसके बाद एक जख्म खाए आशिक की तरह पुतिन ने मार्च 2014 को क्रिमिया को इन्वेड कर लिया, जो यूक्रेन का हिस्सा था, और पूरी दुनिया सिर्फ टीवी पर खबर सुनती रह गई। अब आखिर मैंने ये किस्सा आपको क्यों बताया? ये बताने के लिए कि रशिया यूक्रेन को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 2014 में रशिया जो नहीं रोक पाया, वो रशिया अब रोकना चाहता है। दरअसल रशिया चारों तरफ से नाटो और यूरोपियन कंट्रीज से घिरा हुआ है। फिनलैंड, जापान और नाटो का हिस्सा है। हालांकि फिनलैंड एक्टिव मेंबर नहीं है, पर काफी ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूटर रहा है। अब अगर ऐसे में यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो रशिया तो गुंडों में फंस जाएगा। 2017 में यूक्रेन के पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन अडॉप्ट किया और कहा कि नाटो का पार्ट बनना उनके लिए काफी अहम है।
बस उसके बाद से ही पुतिन जी बौखलाए हुए हैं। इसके बाद 16 दिसंबर 2021 में ब्रुसेल्स में यूक्रेन और नाटो की एक मीटिंग होती है, जिसमें नाटो को ज्वाइन करने की इच्छा फिर से यूक्रेन दिखाता है और इंश्योर करता है कि वो इसके लिए काफी सीरियस भी है। जिसके बाद पुतिन ने तमाम बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स और प्रधानमंत्रियों से बात की और ये बात रखी कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पर अगर ये सब इतना आसान होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। नाटो ने कहा कि यूक्रेन आजाद देश है और उसे अपने फैसले खुद लेने का हक है। इसी सब के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन और भी बढ़ जाती है और रशिया यूक्रेन पर आरोप लगाता है कि वो दोनेत्स्क और लुहांस्क, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है, में जेनोसाइड करने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि ये प्रॉक्सी वॉर रशिया ने ही चलाया था, जिसमें कुछ 14,000 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। इस हिस्से में ज्यादातर प्रो रशियन लोग ही रहते हैं, जो हमेशा रशिया का ही हिस्सा बनना चाहते थे। तो ये थी कुछ मोटी मोटी सी बात। 10 नवंबर 2021 को रशिया अपने सैनिक यूक्रेन बॉर्डर की तरफ भेजता है। 28 नवंबर तक ये सैनिक बढ़ते बढ़ते 92,000 के पार पहुंच जाते हैं। दिसंबर तक जो बाइडेन भी पुतिन को वार्निंग दे देते हैं कि अगर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश की तो यूएस और यूरोपियन एलीज उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मेजर्स के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। 21 फरवरी को डोनेट्स्क और लुहांस्क को रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दे देता है। Now it is a theory by many, but there is no concrete proof, but the theory seems to fit the timeline. The theory, as also said by US Deputy Secretary of State Wendy Sherman, कि चाइना ने रशिया से रिक्वेस्ट किया था कि बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होने तक इन्वेजन के साथ आगे ना बढ़े। But think about it. 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक्स का लास्ट दिन था और 21 फरवरी को रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट मान लिया और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सबको पता ही है।